प्यारे बच्चों, क्लास 11th के लिए इतिहास का मॉडल सेट 1 आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। पीडीएफ में नोट्स चाहिए तो आप मेरे ब्लॉगर साइट में भी जाकर नोट्स को देख सकते हैं या इकोनॉमिक्स प्लस ऐप को ही डाउनलोड कर लीजिए, उसमें आपको सभी तरह के नोट्स मिल जाएंगे। और सारा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में सबसे नीचे में मिलेगा, जिसमें सोशल और फॉलो करके लिखा, वहाँ ब्लॉगर लिखा होगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं या ऐप का भी लिंक वहीं मिल जाएगा। आपसे निवेदन है कि अपने चैनल इकोनॉमिक्स प्लस पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर ले, साथ ही इतिहास के बच्चों तक यह वीडियो जरूर शेयर करें। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। क्लास 11th विषय इतिहास है, पूर्णांक 40 है, समय 1.5 घंटा का है। टोटल क्वेश्चन आपका 19 रहेगा, इसमें से 1 से 7 प्रश्न में आपको टोटल 5 क्वेश्चन बनाना है, 2 अंक का रहेगा। 8 से 14 में आपको 5 प्रश्न बनाना है, 3 अंक का। और 15 से 19 में आपको 5 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से 3 क्वेश्चन बनाना है। पहला है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें है पहला क्वेश्चन, द लास्ट सफ़र चित्र किसने बनाया था? तो इटली के महान आर्टिस्ट लियोनार्डो दा विंची ने बनाया था। कोलंबस अमेरिका कब पहुंचा था? तो 12 अक्टूबर 1492 में। पुनर्जागरण शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो पुनर्जागरण शब्द की उत्पत्ति फ्रांसीसी शब्द रीनैसा से हुई है, जिसका अर्थ होता है पुनर्जन्म। फिर है एज़टेक संस्कृति की राजधानी कहाँ थी? तो एज़टेक संस्कृति की राजधानी टेनोच्टिट्लन थी। फिर है वाटर फ्रेम का आविष्कार किसने किया था? तो इस मशीन का आविष्कार रिचर्ड आर्कराइट ने 1769 ईस्वी में किया था। फिर है केंद्र बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना पार्लियामेंट के एक विशेष कानून द्वारा सन 1844 ईस्वी में हुई थी। मेजी पुनर्स्थापन कब हुई? तो जापान में 1868 में मेजी पुनर्स्थापन का कार्य संपन्न हुआ। लघु उत्तरीय प्रश्न का 8वां नंबर क्वेश्चन है, इटली के नगरों का पुनरुत्थान कैसे हुआ? तो 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी के अंत तक यूरोप के अनेक देशों में नगरों की संख्या बढ़ने लगी तथा एक विशेष प्रकार की नगरीय संस्कृति का विकास होने लगा। 12वीं शताब्दी में मंगोलों और चीन के बीच व्यापार बढ़ने से इटली के नगरों का मुख्य रूप से पुनरुत्थान हुआ। 9वां है मानवतावाद से आप क्या समझते हैं? तो मानवतावाद मानव मूल्यों और चिंताओं पर ध्यान केंद्रित करने वाला अध्ययन, दर्शन या अभ्यास का एक दृष्टिकोण है। फिर है एज़टेक, इंका तथा माया सभ्यता में क्या समानताएं थी? तो यूरोपियों के समान ये लोग सोने और चांदी को विशेष महत्व नहीं देते थे। इन तीनों सभ्यताओं में सामूहिक स्वामित्व की प्रथा थी। यहाँ बड़े बड़े मंदिर बनाए गए थे। फिर है एज़टेक, इंका तथा माया सभ्यताओं को अक्सर एक दूसरे के साथ मिलाकर पढ़ाया जाता था। 11 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में क्यों हुआ? तो औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में होने के निम्नलिखित कारण है। पहला कारण है बच्चों, इंग्लैंड में संसाधनों की भरपूर मात्रा थी। दूसरा है तकनीकी व वैज्ञानिक क्षेत्र में व्यापक विकास एवं नए नए आविष्कार, जैसे वाष्प इंजन, फ्लाइंग शटल और स्पिनिंग जेनी आदि। तीसरा है सस्ता श्रम। चौथा, इंग्लैंड के लोग खगोल विज्ञान और गणित में निपुण थे। 5वां है इंग्लैंड के पास निपुण इंजीनियर थे। अगला क्वेश्चन है बच्चों, औद्योगिक क्रांति के समय हुए 5 प्रमुख आविष्कारों और इसके आविष्कारक का नाम बताइए। तो ऐसे 5 ही पूछा है, 5 दे दीजिएगा। पहला यहाँ आविष्कारक है, फिर है यहाँ आविष्कार है, आविष्कारक है और कब कौन वर्ष में आविष्कार होता है। जेम्स के फ्लाइंग शटल 1733 ईस्वी में। फिर है स्पिनिंग जेनी, जेम्स हर ग्रिब 1765 से 66 ईस्वी में। वाटर फ्रेम का रिचर्ड आर्कराइट ने 1767 ईस्वी में। मयूल तो क्रॉम्पटन ने 1776 ईस्वी में। पावर लूम एडमंड कार्टराइट 1785 में। रेल इंजन जॉर्ज स्टीफेंस ने 1814 ईस्वी में। भाप शक्ति न्यू कॉमन व जेम्स वाट ने 1663 से 1729 ईस्वी। जिन एली विंटेन 1792 ईस्वी। स्टीमर का हेनरी बेल 1812 ईस्वी में। सिलाई मशीन एलिहास हो 1846 ईस्वी। टेलीफोन ग्राम बेल 1876 ईस्वी। इसमें से कोई आप 5 लिख दीजिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, कोरिया ने 1997 में विदेशी मुद्रा संकट का सामना किस प्रकार किया? तो कोरियाई वित्तीय संस्थाओं ने अपने अल्पकालीन दायित्वों का सामना करने में मदद के लिए कोरियाई सरकार ने अपनी सीमित विदेशी मुद्रा भंडार का उपयोग किया। पहला,
एशियाई वित्तीय संकट का एक दौर था जो पूर्वी एशिया और दक्षिणी पूर्व एशिया में जुलाई 1997 में फैला। दूसरा, इस संकट के कारण हो जाएगा यहाँ कारण दुनिया भर में आर्थिक मंदी की संभावना जन्म लेने लगी। तीसरा है, कोरियाई वित्तीय संस्थाओं ने अपने अल्पकालीन दायित्वों का सामना करने में मदद के लिए कोरियाई सरकार ने अपने सीमित विदेशी मुद्रा भंडार का उपयोग किया। अगला क्वेश्चन है, भारत की खोज में वास्को डी गामा की क्या भूमिका रही? तो 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा ने अब्दुल मनीत नामक गुजराती पथ प्रदर्शक की सहायता से कालीकट तक की यात्रा की और इसके बाद से हिंद महासागर पर पुर्तगालियों का आधिपत्य स्थापित हो गया। कालीकट के शासक जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया, लेकिन कालीकट के समुद्री तटों पर पहले से ही व्यापार कर रहे अरबों ने इसका विरोध किया। विरोध का कारण आर्थिक ही था। अंततः वास्को डी गामा जिस मसालों को लेकर वापस स्वदेश लौटा वह पूरी यात्रा की कीमत के 60 गुना दामों पर बिका। परिणाम स्वरूप इस लाभकारी घटना ने पुर्तगाली व्यापारियों को भारत आने के लिए आकर्षित किया। पूरब के साथ व्यापार करने के लिए इंडिया नामक कंपनी की स्थापना पुर्तगालियों ने की। वास्को डी गामा 1502 में दूसरी बार भारत आया। इसके बाद पुर्तगालियों का भारत में निरंतर आगमन शुरू हो गया। पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट में स्थापित हुई, जिसे जिमोरिन द्वारा बाद में बंद करा दिया गया। 1503 ईस्वी में काली मिर्च और मसाला के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करने के उद्देश्य से पुर्तगालियों ने कोचीन के पास अपनी पहली व्यापारिक कोठी बनाई। इसके बाद कन्नूर में 1505 में पुर्तगालियों ने अपने दूसरी फैक्ट्री बनाई। पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिसे डी अल्मीडा 1505 से 1509 भारत में पहला पुर्तगाली वायसराय बनकर आया। उसने भारत पर प्रभुत्व स्थापित करने के लिए मजबूत सामुद्रिक नीति का संचालन किया, जिसे ब्लू वाटर पॉलिसी या शांत जल की नीति के रूप में जाना जाता है। 1508 में वह चौल के युद्ध में गुजरात के शासक से संभवतः परास्त हुआ, किंतु 1509 में उसने महमूद बेगड़ा मिस्र तथा तुर्की शासकों के समुद्री बेड़ों को पराजित किया तथा दीवा पर अधिकार कर लिया। दीवा पर कब्जे के बाद पुर्तगाली हिंद महासागर में सबसे अधिक शक्तिशाली बन गए। पुर्तगाली गोवा, दमन और दीव में 1961 ईस्वी तक शासन करते रहे। अगला क्वेश्चन है बच्चों, पुनः जागरण के उदय और विकास का कारण बताइए। तो पुनः जागरण का शाब्दिक अर्थ होता है फिर से जागना। पंडित नेहरू के शब्दों में पुनः जागरण का अर्थ है विद्या, कला, विज्ञान, साहित्य और यूरोपीय भाषाओं का विकास। पुनः जागरण के उदय के कारण, तो यूरोप में पुनः जागरण एक आकस्मिक घटना नहीं थी। मानवीय जीवन के सभी क्षेत्रों में धीरे धीरे होने वाली विकास की प्रक्रिया का परिणाम ही पुनः जागरण की पृष्ठभूमि थी। यूरोप में आधुनिक में पुनः जागरण में निम्न कारण थे। कुस्तुंतुनिया का पतन। 15वीं शताब्दी की महत्वपूर्ण घटना 1453 में कुस्तुंतुनिया के रोमन साम्राज्य के पतन से स्वरूप यूरोप में हलचल मच गई। तुर्कों ने कुस्तुंतुनिया पर कब्जा कर लिया। तुर्कों के अत्याचारों से बचने के लिए वहां पर बसे हुए ग्रीक विद्वानों, साहित्यकारों तथा कलाकारों ने भागकर इटली में शरण ले ली। वहां पहुंचकर विद्वानों का यूरोप के अन्य विद्वानों से हुआ इस संपर्क के परिणाम स्वरूप यूरोप व उसके अन्य आसपास के देशों में पुनः जागरण की धारा अत्यधिक वेग के साथ बढ़ने लगी। दूसरा है धर्म युद्धों का प्रभाव। तो मध्यकाल में ईसाइयों एवं मुसलमानों में अनेक धार्मिक संघर्ष हुए। दोनों में संस्कृतियों का आदान प्रदान भी हुआ। मुस्लिम विद्वानों के स्वतंत्र विचारों का प्रभाव ईसाइयों पर पड़ा। अरबों के अंकगणित तथा बीजगणित आदि विषय यूरोप में प्रचलित हुए। मुसलमानों के आक्रमणों का सामना करने के लिए यूरोप के राष्ट्रों ने आपसी संबंध घनिष्ठ होने लगे। यूरोप में रोमन पोप तथा सम्राटों के संघर्षों के कारण धीरे धीरे लोगों की पोप तथा धर्म पर श्रद्धा कम होने लगी। इसी के फलस्वरूप धर्म सुधार आंदोलन ने जोर पकड़ लिया। फिर है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ने भी पुनः जागरण के उदय में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यूरोप के व्यापारी चीन और भारत तथा अन्य देशों में पहुंचने लगे। व्यापार की उन्नति से यूरोप का व्यापारिक वर्ग समृद्ध हो गया था एवं व्यापार एक देश से दूसरे देश में प्रगति कर बैठा। चौथा है नए वैज्ञानिक आविष्कार। तो व्यापार के विकास से अधिक धन एकत्र हुआ। अति शेष धन नए आविष्कारों को क्रियान्वित करने में सहायक हुआ। पुनः जागरण के लिए आवश्यक था कि नए विचारों का प्रचार प्रसार हो। इसके लिए कागज तथा मुद्रालय के आविष्कार ने सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया। पांचवा है नवीन भौगोलिक खोजों का प्रभाव। तो इसमें है नवीन भौगोलिक खोजों में यूरोप के साहसिक नाविकों में से पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस तथा हॉलैंड के नाविकों ने अमेरिका, अफ्रीका, भारत, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों को जाने के मार्गों का पता लगाया। इससे व्यापार वृद्धि के साथ उपनिवेश स्थापना का कार्य हुआ। इन देशों में यूरोप के धर्म एवं संस्कृति के प्रसार का मौका मिला।
छठा है सामंतवाद का पतन। इसमें से आप 5 पॉइंट ही लिख सकते हैं बच्चों, लेकिन हम पूरा बता दे रहे हैं आपको। सामंतवाद का पतन पुनर्जागरण का महत्वपूर्ण कारण था। सामंतवाद के रहते हुए पुनर्जागरण के बारे में कल्पना भी नहीं की जा सकती है। सामंतवाद के पतन के कारण लोगों को स्वतंत्र चिंतन करने तथा उद्योग धंधे, व्यापार, कला और साहित्य आदि के विकास के समुचित अवसरों की प्राप्ति हुई। सातवां है मानववादी दृष्टिकोण का विकास। तो ज्ञान के नए क्षेत्रों के विकास ने मानववादी दृष्टिकोण को विकसित किया। मानववादी दृष्टिकोण के विचारकों में डच लेखक एरासमस ने ईसाई धर्म की कमजोरियों को जनता के सामने रखा। उसने आम इंसान को महत्व दिया। आठवां है औपनिवेशिक विस्तार। तो पुनर्जागरण के कारण धीरे धीरे यूरोप के राज्यों में औपनिवेशिक साम्राज्य की स्थापना की भावना जागृत हुई। इससे यूरोपीय सभ्यता तथा संस्कृति का प्रसार अन्य राष्ट्रों में होने लगा। इसमें से आप 5 पॉइंट लिखिएगा बच्चों। 8 अब है पुनर्जागरण का विकास। तो इसमें से भी आप 4 या 5 पॉइंट लिखिएगा। तो पहला है पॉइंट है व्यक्तिवाद का विकास। तो मानववादी विचारधारा व्यक्तिवादी थे। उन्होंने विनम्रता के गुणों को बताया। वे भौतिकवादी थे। उनके जीवन में नैतिकता का कोई मूल्य नहीं था। उन्होंने जीवन के सुखों को अधिक महत्व दिया। शक्ति हेतु संघर्ष में नैतिकता का कोई मूल्य नहीं होता। उपनिवेशों में भी भौतिकतावादी और उपयोगितावादी संस्कृति का प्रचार किया। दूसरा है धर्म सुधार आंदोलन का उदय। तो कैथोलिक चर्च में इस समय तक अनेक दोष उत्पन्न हो चुके थे। पोप और पादरियों ने अपनी असीमित प्रभाव विधि और जनता को अपने अधीन बनाए रखने के लिए अनेक झूठे व अनैतिक तरीके अपना रखे थे। उन पर बाइबिल पढ़ने के लिए भी प्रतिबंध था। जनता को इनके चाहे आदेश सत्य हो या असत्य सभी का पालन श्रद्धा से करना पड़ता था। शिक्षा, ज्ञान, तर्क एवं विज्ञान के प्रसार ने समान जनता को सत्य से परिचित कराया, जिससे यूरोप के सभी देशों में धर्म सुधार की मांग होने लगी तथा इसके लिए आंदोलन और संघर्ष होने लगे। अनेक देशों में प्रोटेस्टेंट चर्च बनने लगे और इसी की प्रतिक्रिया में धर्म सुधार आंदोलन भी हुआ। अगला है कलात्मक विकास। इस काल में कला के सभी रूप का विकास हुआ, जैसे स्थापत्य कला, मूर्ति कला, चित्रकला इत्यादि। यूरोप में पुनर्जागरण की चेतना जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में नया रंग और नया जीवन लेकर उदित हुई। पुनर्जागरण का मुख्य संबंध जीवन की भावनात्मक अर्थात मनुष्य की चेतना और उसकी सांस्कृतिक अभिव्यक्ति से था। अतः पुनर्जागरण काल में सांस्कृतिक क्षेत्र में भी नयापन आया। जिस तरह साहित्य के क्षेत्र में यूरोप में अभिरुचि बढ़ी, उसी तरह कला के क्षेत्र में भी नयापन दिखाई देता है। कलाकार तथा शिल्पकारों ने प्राचीन ललित कलाओं से प्रेरित होकर कला के क्षेत्र में नए आदर्श तथा नए प्रतिमान खड़े किए। चौथा है लोक भाषा और राष्ट्रीय भाषा का विकास। तो लोक भाषा और राष्ट्रीय साहित्य का विकास हुआ। शासकों ने भी लोक भाषा को प्रोत्साहित किया। पांचवा है वैज्ञानिक अन्वेषण। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास पुनर्जागरण का कारण भी था और परिणाम भी। वैज्ञानिक आविष्कारों का होना पुनर्जागरण की महत्वपूर्ण विशेषता भी थी और पुनर्जागरण का प्रभाव भी था। अंधविश्वासों, धूर्त और चालाक धर्म के ठेकेदारों तथा उनके द्वारा निर्मित अनैतिक अनुचित सिद्धांत, विचार और व्यवहार की पोल खोलने का कार्य वैज्ञानिकों ने किया। विज्ञान ने समाज के चिंतन, विचार, साहित्य, परंपरा, आदर्श, राजनीति और संस्कृति में भी परिवर्तन हुए। छठा है प्राचीन रोमन एवं यूनानी साहित्य का पुनर्स्थापन। तो सांस्कृतिक पुनरुत्थान की विशेषता यह थी कि नवीन जागरण से यूरोप में रोमन और यूनानी साहित्य का अध्ययन हुआ। मध्य युग में प्राचीन साहित्य का अध्ययन हुआ, लेकिन मध्ययुगीन विद्वानों का दृष्टिकोण अत्यंत सीमित और संकुचित था। वे कैथोलिक सिद्धांतों पर ज़्यादा ध्यान देते थे। मध्य युग में प्राचीन साहित्य को मूल सुधार रूप से प्रस्तुत नहीं किया गया। इस युग में लैटिन लेखक वर्जिल, सीसो और सीजर थे। आधुनिक युग में यूनानी ग्रंथों का अनुभव किया गया, जिसमें अरस्तु और प्लेटो आदि यूनानी लेखक लोकप्रिय थे। 16 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, नवीन मार्गों की खोज में पुर्तगाल और स्पेन के योगदान का उल्लेख कीजिए। तो 15वीं शताब्दी में आइबेरियाई प्रायद्वीप अर्थात स्पेन और पुर्तगाल के लोगों ने नवीन मार्गों से संबंधित खोज यात्राओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान दिया। स्पेन और पुर्तगाल ने ही 15वीं शताब्दी में सबसे अधिक अटलांटिक महासागर के पार जाने का साहस किया। इसके अनेक महत्वपूर्ण कारण निम्नलिखित थे। पहला है स्पेन और पुर्तगाल की भौगोलिक स्थिति ने उन्हें अटलांटिक पारगमन की प्रेरणा दी। इन देशों का अटलांटिक महासागर पर स्थित होना उनके लिए अटलांटिक पारगमन का प्रथम महत्वपूर्ण कारण बना। दूसरा है 1139 ईस्वी में पुर्तगाल स्पेन से अलग होकर एक स्वतंत्र राज्य बन गया था। स्वतंत्र हो जाने के बाद पुर्तगाल ने मछुआही एवं नौकायान के क्षेत्र में विशेष प्रवीणता प्राप्त कर ली थी। पुर्तगाली मछुआरे एवं नाविक अत्यधिक साहसी थे और
उनकी सामुद्रिक यात्राओं में विशेष अभिरुचि थी। तीसरा है पुर्तगाली शासक प्रिंस हेनरी ने, जो नाविक हेनरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ, नाविकों को जलमार्गों द्वारा नए नए स्थानों की खोज के लिए प्रोत्साहित किया। उसने पश्चिमी अफ्रीका की तटीय यात्रा आयोजित की तथा 1415 ईस्वी में स्यूटा पर आक्रमण किया। तत्पश्चात पुर्तगालियों ने अनेक अभियान आयोजित करके अफ्रीका के बोजाडोर अंतरीप में अपना व्यापार केंद्र स्थापित कर लिया। उसने नाविकों के प्रशिक्षण के लिए एक प्रशिक्षण स्कूल की स्थापना की। पुर्तगाली नाविक बार्थोलोमियो डाइट द्वारा 1486 ईस्वी में दक्षिणी अफ्रीका के अंतर्द्वीप की खोज की गई, जिसे पुर्तगाली शासक ने जॉन ने उत्मासा अंतर्द्वीप का नाम दिया था। 1487 में पुर्तगाली नाविक कोविलियम ने भारत के मालाबार तट पर पहुंचने में सफलता प्राप्त की थी। चौथा पॉइंट है, इसी प्रकार स्पेन वासियों ने नाविक कोलंबस को भारत की खोज के लिए धन से यथासंभव सहायता की। भारत जाने के पूर्वी मार्ग पर 1493 ईस्वी में तुर्कों का अधिकार हो गया था, अतः कोलंबस ने अटलांटिक सागर से होकर भारत पहुंचने का प्रयास किया और इस प्रकार अनजाने में ही वह अमेरिका की खोज निकालने में समर्थ हो गया। 17 नंबर क्वेश्चन है, अमेरिका की खोज में कोलंबस की क्या भूमिका रही? तो कोलंबस ने आर्थिक सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया और इससे भी लगभग निराश हो गया था। अंत में 5 वर्षों के प्रयास के बाद उसे सफलता मिली। रानी इसाबेला द्वारा उसकी योजना स्वीकार कर ली गई। अगस्त 1492 ईस्वी में 3 जहाज़ों के साथ कोलंबस ने स्पेन के पालोस बंदरगाह से पश्चिम की ओर प्रस्थान किया। लगभग 2 महीनों की कठिन यात्रा के पश्चात वह पश्चिमी द्वीप समूह के टापू पर उतरा। निकट के द्वीपों की उसने यात्रा की। उसे विश्वास था कि उसने भारत की खोज कर लिया है। इन टापुओं को उसने इंडीज और यहाँ के निवासियों को इंडियन कहा। उसने 1498 ईस्वी में तीसरी यात्रा की। वह दक्षिणी अमेरिका के उस स्थान पर पहुँचा जिसे आजकल वेनेजुएला कहते हैं। उसने 1502 ईस्वी की चौथी यात्रा में होंडुरस खोजा। उसकी 1506 ईस्वी में मृत्यु हुई और इस समय तक उसे यही विश्वास रहा कि उसने भारत की खोज की। 1492 में जब कोलंबस ने नई दुनिया अमेरिका की खोज कर ली तो इसका पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। अमेरिका की खोज करने के बाद कोलंबस अपने साथ स्पेन में कई सारा धन और खाद्य पदार्थ ले गया और इसके बाद स्पेन ने लगातार अमेरिका की सभी देश ने अपने अपने उपयोग स्थापित कर लिए और अमेरिका से खाद्य पदार्थों को विदेशों में आयात किया। स्पेन के उपनिवेश को देखकर इंग्लैंड ने भी अमेरिका में अपने उपनिवेश स्थापित करने शुरू कर दिए, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध का अमेरिकन उपनिवेश में सबसे ज़्यादा असर पड़ा। प्रथम विश्व युद्ध में स्पेन की हार हुई, जिसके कारण अमेरिकन उपनिवेश से उसका महत्व कम हो गया और ब्रिटेन का अमेरिका उपनिवेश में महत्व बढ़ गया। इसी दौरान ब्रिटेन भारत में चाय का उत्पादन करके अमेरिका भेजने लगे और अमेरिका से गुलाम बनाकर अमेरिका में ले जाने लगे। अमेरिका की खोज के बाद दुनिया में कई खोजें हुई। ऑस्ट्रेलिया देश की खोज, भारत देश की खोज, ब्राज़ील देश की खोज आदि। यहाँ फौज लिखा गया बच्चों, यहाँ खोज होगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति के समय किए गए आविष्कारों की दिलचस्प विशेषता क्या थी? तो इस अवधि के अधिकतर आविष्कार वैज्ञानिक ज्ञान के अनुप्रयोग की बजाय दृढ़ता, रुचि, जिज्ञासा तथा भाग्य के बल पर हुए। पहला, कपास उद्योग क्षेत्र में जॉन के तथा जेम्स हारग्रीव्स जैसे कुछ आविष्कारक बुनाई और बढ़ईगिरी से परिचित थे, परंतु रिचर्ड आर्कराइट एक नाई था और बालों की विंग बनाता था। दूसरा है, सैमुअल क्रॉम्पटन तकनीकी दृष्टि से कुशल नहीं था। फिर है, एडमंड कार्टराइट ने साहित्य, आयुर्विज्ञान और कृषि का अध्ययन किया था। प्रारंभ में उसकी इच्छा पादरी बनने की थी। वह यांत्रिकी के बारे में बहुत कम जानता था। दूसरी ओर भाप के इंजनों के क्षेत्र में जॉन्स सेवरी एवं सैन्य अधिकारी था। इन सब में अपने अपने आविष्कारों के प्रति कुछ संगत ज्ञान अवश्य था, परंतु सड़क निर्माता जॉन मैकरेडम, जिसने व्यक्तिगत रूप से सड़कों की संतों का सर्वेक्षण किया था और उनके बारे में योजना बनाई थी, अंधा था। नहर निर्माता जेम्स विंडले लगभग निरक्षर था। शब्दों की बर्तनी के बारे में भी उसका ज्ञान इतना कमज़ोर था कि वह 9
चालन शब्द की सही बर्तनी कभी भी बता नहीं सकता, परंतु उसमें गजब की स्मरण शक्ति और एकाग्रता थी। लास्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी शक्तियों द्वारा पेश की गई चुनौतियों का सामना चिंग राजवंश कैसे किया? तो पश्चाताप ताकतों द्वारा पेश की गई चुनौतियों से दो चार होने के लिए चिंग राजवंश ने निम्नलिखित उपायों का सहारा लिया। चीन को उपनिवेशीकरण से बचाने के लिए चीन की व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया नितांत आवश्यक था, अतः उसने आधुनिक प्रशासन, नई सेना और शिक्षा के लिए नई नीतियों का निर्माण किया। दूसरा है, संवैधानिक सरकार की स्थापना हेतु स्थानीय विधायिकाओं के गठन की तरफ ध्यान आकृष्ट किया गया। प्रशासकों का विचार था कि एक संवैधानिक रूप से चुनी हुई सरकार की पश्चिमी ताकतों द्वारा प्रस्तुत की गई चुनौतियों से भली प्रकार से निपट सकती है। तीसरा है, जन सामान द्वारा राष्ट्रीय जागरूकता उत्पन्न करने के प्रयास किए गए। लियांग कीचाओ जैसे सुप्रसिद्ध चीनी विचारकों का विचार था कि चीनियों ने राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न करके ही चीन पश्चिमी का सफलतापूर्वक विरोध कर सकता था। उनके मतानुसार अंग्रेज व्यापारियों के हाथों भारतीयों की हार का मुख्य कारण भारतीयों में एकता और राष्ट्रीयता की भावना का अभाव था, अतः चीनी विचारकों ने जन सामान को उपनिवेश बनाए गए देशों के नकारात्मक उदाहरणों से परिचित कराने का अहम कार्य किया। 18वीं शताब्दी में पोलैंड का विभाजन एक दृष्टांत बन गया। सर्वविदित है कि 1890 के दशक में चीन में पोलैंड शब्द का प्रयोग एक क्रिया स्वरूप टू पोलैंड रूस वोलानबू अर्थात हमें विभाजित करने किया जाने लगा। चौथा है, जन साधारण की परंपरागत सोच को बदलने की कोशिश की गई, क्योंकि बुद्धिजीवी वर्ग का मानना था कि परंपरागत सोच को बदल के ही चीन का विकास संभव है। उल्लेखनीय है कि उस समय चीन की प्रमुख विचारधारा कम्युनिस्ट संवाद से ओतप्रोत थी। पाँचवा, 1890 के दशक में जिन विद्यार्थियों को जापान में अध्ययन हेतु भेजा गया था, उन्होंने जापान के नए विचारों से रंभावित होकर चीन में गणतंत्र स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। छठा है, सरकारी पदों की नियुक्ति में योग्यता को आधार बनाया गया। 1905 ईस्वी में रूस जापान युद्ध के बाद दीर्घकालीन में प्रचलित चीनी परीक्षा प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। परंपरागत परीक्षा प्रणाली में साहित्य पर बल दिया जाता था, फलतः यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए बाधक थी। सातवां है, सैन्य शक्ति को मजबूत बनाने के लिए अनेक महत्वपूर्ण सुधार किए गए। सेना को अत्याधुनिक अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित किया गया था। तो बच्चों, ये हिस्ट्री का सेट 1 का मॉडल क्वेश्चन का आंसर था। आप लोग हिस्ट्री के बच्चों तक जरूर यह वीडियो शेयर कीजिएगा। बोलते बोलते मेरा गला सूख गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।